सो यू आर इन योर 20s और आपने रिसेंटली कमाना स्टार्ट किया है और आपको ये बात भी समझ में आती है कि एक बेटर फ्यूचर के लिए हमें आज ही अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। पर द क्वेश्चन इज कहाँ और कितना इन्वेस्ट करें कि हम आगे चल के अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को मीट कर पाए। एंड ट्रस्ट मी, इसके लिए आपको कोई भी फाइनेंस या इन्वेस्टिंग की डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है। एंड ना ही मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपने लिए जो कॉफी बाय करते हो या वीकेंड्स पे अपने आप को जो ट्रीट देते हो वो बंद कर दीजिए। बिकॉज मेरा भी ये मानना है कि एक बेटर फ्यूचर के लिए हमें आज जो चीजें थोड़ी बहुत हमें खुशियां देती हैं उसको सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है और इन दोनों ही चीजों को हम साथ में लेके भी चल सकते हैं। एंड प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज मैंने एंड में ऐसी कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात की है जिसको आपको हर हालत में अवॉइड करना है और जिसकी वजह से हर साल हजारों लोग एक सही इन्वेस्टमेंट और प्लानिंग के बावजूद एट दी एंड जीरो पे आ जाते हैं। और इनकेस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ एट द एंड ऑफ द डे हम सभी चाहते हैं कि जब हम अपने लेट 40s या 50s में आए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा कर पाए और इसके साथ ही साथ एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी मेंटेन कर पाए। बट उसके लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि एट द एंड आपको कितने पैसे की जरूरत है तो आई एम श्योर आप में से सभी लोग अलग अलग तरह के अमाउंट बोलेंगे। कोई कहेगा 5 करोड़ तो कोई कहेगा 15 करोड़। बट द पॉइंट इज जब तक आपके दिमाग में एक परफेक्ट फिगर ये मेंटेन नहीं होता कि आपको एग्जैक्टली कितने पैसे की जरूरत है उसके लिए एक सही वे में इन्वेस्टमेंट प्लान करना इंपॉसिबल है। नाउ इसके लिए हमारा सबसे पहला काम है कि एक ब्लैंक पेपर पे हम एक रफ एस्टिमेट बनाए कि हमारे लाइफ टाइम पे हमारे कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं। एक्सपेंसेस लाइक कार बाय करना, चिल्ड्रंस की बेसिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन, चिल्ड्रंस की मैरिज, आपका रिटायरमेंट फंड, वेकेशंस या फेस्टिवल्स का खर्चा, ये सारे खर्चा मिला के आप एक रफ फिगर बनाइए। और मैं इस केस में मान के चलता हूं कि मैंने एक फिगर लिया है जो है 7 करोड़। नाउ इससे पहले कि हम इसके लिए एक परफेक्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए, आई एम प्रीटी श्योर आप में से सभी लोगों ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में तो सुना ही होगा। पर मैं आज आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के एक ऐसे पॉइंट के बारे में बताऊंगा जो कि आपका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और आप में से ज्यादातर लोगों ने इसको डेफिनेटली मिस कर दिया होगा। और वो पॉइंट है रोल ऑफ टाइम इन पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब हम कंसीडर करते हैं देयर आर 3 इंडिविजुअल ए, बी एंड सी और इन तीनों की एज में 10-10 साल का फर्क है। ए की एज है 25 ईयर्स ओल्ड, बी है 35 ईयर्स ओल्ड एंड सी है 45 ईयर्स ओल्ड। एंड हम ये अज्यूम करते हैं कि ये तीनों ही 55 की एज तक इन्वेस्टिंग करेंगे। अब अगर मान के चलते हैं ए 10,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करता है और उसे इस इन्वेस्टमेंट पे 14% पर एनम का रिटर्न मिलता है जो कि पिछले 20 सालों में निफ्टी का एक एवरेज रिटर्न रहा है। तो ऐसे में अगले 30 साल में इन्वेस्ट करने पे ए के पास जो टोटल अमाउंट कैपिटल का होगा वो होगा 5.5 सीआर। नाउ अगर यही बी के केस में जिसने ए के कंपैरिजन में 10 साल लेट कर दिया, अगर वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है और वो ये सोचता है कि क्योंकि उसने 10 साल लेट कर दिया तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए से स्टार्ट करेगा और इस केस में इधर भी इसको 14% के रिटर्न ही मिलते हैं जस्ट लाइक ए। और इसके पास जो टाइम होराइजन होता है फॉर इन्वेस्टमेंट वो होता है 20 इयर्स। तो इस केस में जो बी का टोटल अमाउंट होगा आफ्टर इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स वो होगा अराउंड 2.6 सीआर जो कि हाफ होगा ए के कंपैरिजन में, इवन इफ बी ने ए के कंपैरिजन में डबल अमाउंट इन्वेस्ट किया। नाउ अगर हम सी को देखें जिसने बी के मुकाबले भी 10 साल लेट कर दिया तो इधर सी प्लान करता है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बी के भी डबल रखेगा यानी 40,000 रुपीज पर मंथ रखेगा और इस केस में भी मान के चलते हैं इसका एवरेज रिटर्न होगा 14%। तो 10 साल की इन्वेस्टिंग के बाद जो टोटल कैपिटल सी के बाद बचेगा वो होगा 1.4 सीआर। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्योंकि इन्होंने 10-10 साल का गैप किया तो उस टाइम पीरियड से इनके जो रिटर्न्स है उस पर कितना ज्यादा फर्क पड़ा। नाउ इस पॉइंट से अब आपको ये समझाना चाहता था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के लिए आप उस कंपाउंडिंग को होने के लिए कितना टाइम देते हो ये ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर कि आप उसमें कितना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। सो हमेशा टाइम की ज्यादा प्रायोरिटी होती है इन केस ऑफ कंपाउंडिंग। सो हमारे गोल की प्लानिंग के लिए सबसे पहले हमें अपने एक्सपेंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की जरूरत है। पहले ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें आज से अगले 5 साल में आने वाले हैं, सेकंड में ऐसे एक्सपेंसेस जो आज से 5 से 15 साल के बीच में आने वाले हैं और लास्ट में ऐसे एक्सपेंसेस जो 15 से 35 साल या उससे ज्यादा में आने वाले हैं। इन सबको हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। सो सबसे पहले जो हमारे आज से 5 साल के बीच में खर्चे होंगे उनके लिए हम स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज 5 साल से कम टाइम एक काफी कम टाइम होता है स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए और शॉर्ट टर्म में ये काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं जिससे आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। सो 0 to 5 इयर्स के लिए हमें अपने पैसे को लिक्विड फंड्स, एफडीज और सेविंग्स अकाउंट में ही रखना चाहिए। और लिक्विड फंड्स एक ऐसे फंड्स होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म में कम वॉलेटाइल होते हैं और इनमें आप 6 महीने साल भर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। सो लिक्विड फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अब हम अपने सेकंड केस में आते हैं जो कि 5 to 15 इयर्स। सो हमारे 5 to 15 ईयर के एक्सपेंसेस के लिए आपको जो हमारा टोटल एक्सपेंस था जो कि इस केस में हमने 7 करोड़ अज्यूम किया था उसके अमाउंट की 15 to 20% की ही जरूरत पड़ेगी और इसमें आपके एक्सपेंस आएंगे लाइक बाइंग अ कार, फॉरेन वेकेशंस और आपके चिल्ड्रन की स्कूलिंग। और क्योंकि इधर हमारे पास एक बड़ा टाइम होराइजन है तो इसके लिए हम स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम अपने एलोकेशन को देखें कि कितना परसेंट पैसा हमें किस टाइप के फंड में लगाना चाहिए तो आपको अपने मंथली इन्वेस्टमेंट में से मैक्सिमम यानी 60 to 70% पैसा लार्ज कैप फंड्स में लगाना चाहिए और बाकी का बचा हुआ 30% मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स में।
अब ये मैंने आपको एक कंफर्टेबल डिसीजन बताया अपने हिसाब से, आप इस एलोकेशन को अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से बढ़ा या कम भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट सेगमेंट पे, जो कि है 15 टू 35 इयर्स एंड मोर। तो इस केस में आपके लाइफ के सारे मेजर एक्सपेंसेस रहेंगे, जो कि होगा बाइंग अ होम, आपके जो चिल्ड्रन है उनकी हायर एजुकेशन और आपका रिटायरमेंट फंड। तो इसके लिए आपकी दो चॉइसेस होनी चाहिए, जिसमें से पहली रहेगी पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आज से 15 साल बाद जब आपको इसका रिटर्न मिलेगा, वो सारा का सारा रिटर्न टैक्स फ्री होगा और आप इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीस पर ईयर इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड एज यूजुअल हमारी सेकंड चॉइस रहेगी स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड। बट इस केस में हमारा एलोकेशन थोड़ा डिफरेंट रहेगा, बिकॉज इधर हमारे पास एक लंबा टाइम होराइजन है हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंपाउंड होने का। और जैसा मैंने आपको बताया कि स्मॉल और मिड कैप के केस में ज्यादा टाइम होराइजन को जरूरत है, तो इस केस में हम अपना मैक्सिमम यानी 60 टू 70% पैसा मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स में रखेंगे और बाकी का बचा हुआ 40 टू 30% पैसा लार्ज कैप फंड्स में। अब ये तो हमें समझ आ गया कि हमें किस तरह के गोल के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना है, पर अब सवाल ये आता है कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो उसके लिए आपको सिंपल गूगल पे जाके एसआईपी कैलकुलेटर खोलना है और उस केस में आपको अपना टाइम होराइजन इन्वेस्टिंग का डालना है, जो कि इधर हमारा 30 इयर्स है, रिटर्न्स जो कि हम 14% लेके चल रहे हैं, और जो हमारा एंड गोल है यानी 7 करोड़ उसको हमें मीट करना है। तो उस केस के लिए अगर हम 12,500 रुपए इन्वेस्ट करेंगे फॉर 30 इयर्स एट द रिटर्न ऑफ 14% पर एनम, तो उस केस में हमारे पास जो रिटर्न होंगे वो हो गए 6.9 करोड़ यानी अप्रॉक्स 7 करोड़ के। और हमारा जो 7 करोड़ का गोल है वो अगले 30 साल में केवल 12,500 से पूरा हो जाएगा। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइम का ज्यादा बड़ा रोल होता है, तो आप में से किसी के पास जिसके पास इन्वेस्टिंग का अमाउंट कम हो, तो अगर वो 3,000 रुपए भी इन्वेस्ट करे मंथली पर वो अपने टाइम होराइजन को 30 इयर्स से बढ़ा के 40 इयर्स कर दे, तो उस केस में भी अपने 7 करोड़ के गोल को आराम से मीट कर सकता है। आई एम प्रीटी श्योर आप में से कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार सिद्धार्थ, आज से 30 साल बाद इन्फ्लेशन के बढ़ने से महंगाई भी तो बढ़ेगी और जो हमारे 7 करोड़ की वैल्यू है हो सकता है वो उस पॉइंट ऑफ टाइम तक गिर के 1/5 हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो इधर आपको केवल इतना करना है कि जैसे जैसे हर ईयर आपका जो अर्निंग का अमाउंट है वो बढ़ता है, तो उसमें आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको हर साल केवल 10 से 12% से बढ़ाना है। और आपके सिर्फ इतना करने की वजह से आप अपने एंड गोल पे आराम से मीट कर पाओगे और इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाओगे। नाउ ये तो थी रिटर्न बेस्ड इन्वेस्टमेंट। अब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट पे आते हैं जो इससे भी ज्यादा जरूरी है, जो कि है हेल्थ इंश्योरेंस। अब इंडिया में नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट 5 टू 6% का है, बट अगर आप यही इन्फ्लेशन मेडिकल फील्ड में देखो तो ये 10% से भी ज्यादा का है। हर साल हजारों लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करने के बावजूद एक सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ना होने की वजह से अपनी सारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट यहाँ गवा देते हैं। इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए एक सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लें। एंड क्योंकि आप अभी यंग है तो आपके पास ये एडवांटेज है कि आपको अपनी जिंदगी भर के लिए एक सही इंश्योरेंस केवल 8 से 9 हजार के साल के प्रीमियम पे ही मिल जाएगा। नाउ हम आते हैं अपने वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि ऐसी कौन सी फाइनेंशियल मिस्टेक्स है जिन्हें अपनी 20s में हर हालत में अवॉइड करना है। सबसे पहली मिस्टेक है टेकिंग बैड लोन्स। बैड लोन्स में आते हैं लाइक पर्सनल लोन्स, ईएमआईज ऑन गैजेट्स, कार लोन्स, व्हीकल लोन्स एक्सेट्रा। और इन केस अगर आप कार लोन लेते भी हो तो उसको मिनिमम रखिएगा और वो लोन आपका 4 साल से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। और मान के चलते अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग लोन है भी, तो इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा जरूरी आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि आप उस लोन को रीपे करो। सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक है नॉट हैविंग अ टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अपने रहते हुए तो अपनी फैमिली की सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, बट इन केस अगर हमें कुछ होता है तो उस केस में एक अच्छा टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान हमारी फैमिली की आगे की लाइफ का ध्यान रख सकता है। और अगर आप अभी यंग हो तो उस केस में आपको 1 से 1.5 करोड़ तक का कवरेज केवल 6 टू 7,000 रुपीज पर ईयर के प्रीमियम पे ही मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा सस्ता है। एंड मैंने ऑलरेडी टर्म लाइफ इंश्योरेंस को लेके एक वीडियो बना रखा है जो कि आपको एक अच्छा टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने में हेल्प कर सकता है, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारा थर्ड सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि हमारे पास एक इमरजेंसी फंड नहीं होता अगले एटलीस्ट 12 महीने के लिए। कई सारे केसेस में अगर लोगों के पास 12 महीने का एटलीस्ट इमरजेंसी फंड नहीं होता, तो उस केस में अगर उनकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम पे कोई फर्क पड़ता है तो उस केस में उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालना पड़ता है। और कई बार ये टाइमिंग गलत होती है। मान के चलिए उस टाइम मार्केट अगर क्रैश कर रखे हैं तो उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट को एक लॉस पे बुक करना पड़ता है, जो कि उनके लिए काफी खराब इन्वेस्टमेंट होता है। और इसके अलावा अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हो, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दी हुई वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।